Hello students. Now again I am starting from the point 5 of principles of management. Unity of direction. Unity of direction means that there should be one head for one plan for a group of activities having the same objective. इस प्रिंसिपल में ये कहा जा रहा है कि एक प्लान के लिए एक ही हेड हो, क्योंकि उसमें एक प्लान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं और वो जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनका ऑब्जेक्टिव सेम होता है। उसके लिए हम एक ही हेड रखें। फॉर एग्जाम्पल, सपोज एन ऑटोमोबाइल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग टू प्रोडक्ट्स, नेमली स्कूटर एंड कार्स, hence having two divisions. As each product has its own markets and problems, therefore each division must have its own heads. यस, अब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो प्रोडक्ट्स बनाती है स्कूटर्स और कार्स, तो कहीं देखो कार का अपना एक मार्केट होगा, अपनी प्रॉब्लम होगी, अपनी प्लानिंग होगी। स्कूटर का अपना प्लान होगा, अपनी प्रॉब्लम्स, अपना मार्केट, अपना पूरा एक अलग डिवीज़न होगा। तो इनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम होंगे और इसके प्लान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी होंगी। इनके लिए अलग हेड, दोनों के लिए अलग अलग हेड हो। अब यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में कंफ्यूज ना होते हुए फ्योल ने इसे क्लैरिफाई किया है अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये देखिए आप इधर दिया है, इन दिस कनेक्शन फ्योल फील्स दैट फॉर द एफिशिएंट रनिंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इज इम्पॉर्टेंट वाइल द यूनिटी ऑफ कमांड इज इम्पॉर्टेंट टू इन्हांस द एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉयज़। इनका कहना है कि अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन को एफिशिएंटली रन कराना है तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इम्पॉर्टेंट है, और अगर हम बात करें इन्हांस करने की एफिशिएंसी एम्प्लॉयज़ की तो यूनिटी ऑफ कमांड इम्पॉर्टेंट है। ओके, अभी हम इसका डिफरेंस बिटवीन और आगे अच्छे से देखेंगे। नाउ अब इस प्रिंसिपल के पॉजिटिव इफेक्ट क्या हैं? एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज ऑब्टेन ड्यू टू मैनेजर्स एसोसिएशन विथ सेम काइंड ऑफ एक्टिविटी। जैसा अभी मैंने बताया आपको कि ये ऑब्जेक्टिव है कि एक प्लान के लिए एक हेड हो, है ना, और उसमें एक प्लान है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट से रिलेटेड है, तो उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं उसका ऑब्जेक्टिव भी सेम होगा, है ना। उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी और उसका ऑब्जेक्टिव सेम ही होगा, है ना। अगर स्कूटर बनाना है तो उसका ऑब्जेक्टिव यही होगा ना कि स्कूटर्स की कितनी सेल है मार्केट में, प्रॉपर मार्केट में अवेलेबल करवाएं उतने प्रोडक्ट्स। तो स्पेशलाइजेशन अचीव होगा मैनेजर को, क्योंकि उसका एक ही काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ से एसोसिएशन रहेगा। और इस तरह से क्या होगा, स्पेशलाइजेशन होगा मैनेजर्स का, तो इंक्रीज़ होगी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी। और अगर ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंटली वर्क करेगा तो ऑब्जेक्टिव भी अचीव होगा और कोऑर्डिनेशन भी रहेगा एक्टिविटीज़ में, है ना। इट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल इन कोऑर्डिनेशन ड्यू टू द यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़, यूनिटी इन एक्टिविटीज़, क्योंकि एक प्लान है, एक हेड है और उसमें जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसको कोऑर्डिनेट करने वाला कौन है? वन हेड। ना वायलेटिंग इफेक्ट क्या हुआ है? एडवांटेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज़ नॉट ऑब्टेन्ड। अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन अचीव नहीं होगा, और नहीं हुआ तो एफिशिएंटली वर्क नहीं कर पाएगी ऑर्गेनाइजेशन, ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं जो है यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़ एब्सेंस रहेंगी, यूनिटी नहीं रहेगी एक्टिविटीज़ में। अलग अलग अगर हेड हो गए तो कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाएगा एक्टिविटीज़ में, डिफ़िकल्टी इन अचीविंग कोऑर्डिनेशन इन द एब्सेंस ऑफ यूनिटी ऑफ एक्टिविटीज़. So these are the violating effect. Now what are the difference between unity of command and unity of direction? मीनिंग के बेस पे अगर हम देखें तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी एम्प्लॉय शुड गेट ऑर्डर्स ओनली फ्रॉम वन मैनेजर एट अ टाइम एंड ही शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू दैट मैनेजर ओनली. इसका मतलब ये हुआ कि एक टाइम में जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ही ऑर्डर देने वाला मैनेजर हो, और according to this unity of direction all activities having similar objective should be completed under the supervision of one person and there should be one plan of action for such type of activities. मतलब जो प्लान बने किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट के लिए वो किसी एक के अंडर में ही हो, और उसकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसका प्लान बनेगा, और वो प्लान कौन रन करेगा? एक ही पर्सन, एक ही हेड. सो कहीं ना कहीं यूनिटी ऑफ डायरेक्शन होगा, क्योंकि एक ही पर्सन सारी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करेगा, वर्क करवाएगा. नाउ एम, अब यूनिटी ऑफ कमांड का एम क्या है? इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन.
सो एम में यूनिटी ऑफ कमांड में ये कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स फ्रॉम ड्यूअल सबॉर्डिनेशन, मतलब दो लोगों की के अधीनस्थ होने से बचना, है ना। एक ही पर्सन कमांड देगा, सो कहीं ना कहीं दो लोगों के अंडर में नहीं रहना पड़ेगा। अभी जैसे हमने देखा जाए तो यूनिटी ऑफ कमांड में देखा था, है ना। और ये किससे बचाता है हमें? यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़। मतलब ऐसा नहीं कि एक प्लान में बहुत सारी एक्टिविटीज़ है तो एक एक्टिविटी छूट जाए और दूसरी एक्टिविटी उसको कवर अप कर ले, ऐसा नहीं है। ईच एंड एवरी एक्टिविटी शुड बी देयर, हर एक एक्टिविटी होना ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि एक छूट जाए, है ना। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमें ओवरलैपिंग ऑफ वेरियस एक्टिविटीज़ से बचाता है और ये डुअल सबॉर्डिनेशन से बचाता है। नाउ इम्प्लीकेशंस, अब इम्प्लीकेशंस क्या है? इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, यूनिटी ऑफ कमांड किसको अफेक्ट करता है? हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय को, है ना। अगर एक पर्सन अगर ऑर्डर देगा और उसमें 2 पर्सन ऑर्डर देंगे, तो जो मैनेजर ऑर्डर दे रहा है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअली अफेक्ट करेगा ना, हर एक पर्सन उसको फॉलो करेगा। और इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, और ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। और यूनिटी ऑफ कमांड इंडिविजुअल एम्प्लॉय को अफेक्ट करता है, क्योंकि ये यूनिटी ऑफ कमांड रिलेटेड है एम्प्लॉय की एफिशिएंसी से और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन रिलेटेड है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन से। नाउ सिक्स्थ, सबॉर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। According to this principle, the interest of an organization should take priority over the interest of any one individual employee. अब इस प्रिंसिपल का कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जो इंटरेस्ट है वो प्रायोरिटी होना चाहिए, ना कि किसी पर्सन का इंटरेस्ट प्रायोरिटी होना चाहिए ना। जब हम किसी जगह काम करते हैं तो वो जगह हमारे लिए उस जगह का ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट होना चाहिए, हमारा पर्सनल इंटरेस्ट नहीं हमें देखना चाहिए वहाँ पे। So let's understand with an example. For example, a purchase manager of a company has to purchase 100 tons of raw material. एक परचेज मैनेजर है, उनका काम है परचेजिंग करना, तो उसे 100 टन्स ऑफ रॉ मटेरियल परचेज करना है। हिज सन हैपन्स टू बी ए सप्लायर अलॉन्ग विथ अदर सप्लायर्स इन द मार्केट। अब उसका जो बेटा है वो भी सप्लायर है और अदर सप्लायर्स भी हैं मार्केट में। द मैनेजर परचेज द रॉ मटेरियल फ्रॉम द फर्म ऑफ हिज सन एट अ रेट हायर देन द मार्केट रेट। अब उसने यहाँ पे अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखा और क्या किया, अपने सन से जो है माल ले लिया और हायर रेट पे लिया। मार्केट में कम है अवेलेबल, तो अदर सप्लायर्स कम में दे रहे हैं, बट उसने अपने बच्चे से ज़्यादा में लिया। दिस विल प्रॉफिट द मैनेजर पर्सनली, और कहीं ना कहीं उसे पर्सनली प्रॉफिट हुआ डेफिनेटली, बट द कंपनी विल इनकर हैवी लॉस, और कंपनी को लॉस हुआ। दिस सिचुएशन इज़ अनडिज़ायरेबल, ये सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। हमें ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देनी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी है, रेदर अपने इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देनी नहीं है। अब पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा? ऑब्जर्विंग ह्यूमैनिटी, है ना। ह्यूमैनिटी है अगर आप में, तो आप ऐसा नहीं करेंगे। एवरीबडी प्रॉफिट्स इन द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, जब सब कंपनी को प्रॉफिट होगा तो हर एक को प्रॉफिट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर ऑब्टेन्ड, अगर हम अपना इंटरेस्ट ना देखकर ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होगा और साथ में हमारा भी होगा। सो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को प्रायोरिटी देते हैं, उसके इंटरेस्ट को प्रायोरिटी देते हैं, तो इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनेगा। नाउ वायलेटिंग इफेक्ट क्या है? अगर ये प्रिंसिपल नहीं फॉलो हो तो क्या वायलेटिंग इफेक्ट है? ह्यूमैनिटी वायलेट हो रही है कहीं ना कहीं आप में, है ना। आप इनह्यूमन एक्टिविटी कर रहे हो, अगर करते हो तो जैसा हमने एग्जाम्पल में देखा। इंक्रीज इन जेलेसी, अब आप अगर ऐसा करते हो जैसा अभी मैनेजर ने किया, तो अदर क्या करेंगे? जेलेसी क्रिएट होगी ना डिपार्टमेंट्स में, आपस में, इंडिविजुअल्स में। थर्ड वन, हिंड्रेंस इन अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, अगर इतना लॉस लेके उसने अपने बच्चे से माल लिया तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्या है, हुआ ही है लॉस, ऑब्जेक्टिव हिंड्रेंस आई है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में, कहीं ना कहीं रुकावट आई है। लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में और इंडिविजुअल के में कहीं कोऑर्डिनेशन की कमी बनी रहेगी। नाउ सेवेंथ, रिम्यूनरेशन टू
employees. According to this principle, the employees should be paid fair remuneration, which should give them at least a reasonable standard of living. मतलब ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉयज़ को रिम्यूनरेशन उनके अकॉर्डिंग देना चाहिए ताकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बना रहे, है ना. रिम्यूनरेशन मीन समझते हैं ना आप, अगर सैलरी मिल रही है या अदर कुछ भी इंसेंटिव्स मिल रहे हैं तो वो उसको रीजनेबल मिले, उसकी क्वालिटी उसकी टैलेंट के अकॉर्डिंग मिले, है ना. नाउ पॉजिटिव इफेक्ट क्या होगा इसका? इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ द एम्प्लॉयज़. ऑब्वियस ही बात है, अगर एम्प्लॉयज़ को रिम्यूनरेशन मिलता है तो इंकरेजमेंट मिलेगा, उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा. डेवलपमेंट ऑफ द स्पिरिट ऑफ डेडिकेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, उनका डेवलपमेंट होगा, है ना. डेडिकेशन बढ़ेगा उनका ऑर्गेनाइजेशन के लिए. डिक्लाइन इन द लेबर टर्नओवर रेट. अच्छा रिम्यूनरेशन होगा तो कौन छोड़ के जाएगा, है ना. लेबर टर्नओवर नहीं होगा. अब वॉयलेटिंग क्या होंगे अगर ये प्रिंसिपल नहीं है तो मैनेजमेंट में? डिक्लाइन इन द इंकरेजमेंट एंड सेटिस्फेक्शन. और रिम्यूनरेशन सही नहीं मिल रहा है तो ना वो इंकरेज होंगे ना वो सेटिस्फाई होंगे, और डिसऑनेस्टी क्रिएट होगी, वो गलत तरीके से अर्न करने की कोशिश करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान पहुंचाएंगे. सो किसको बढ़ावा मिलेगा? डिसऑनेस्टी को. इंक्रीज इन द लेबर टर्नओवर, और अच्छा रिम्यूनरेशन ना मिलने की वजह से एम्प्लॉयज़ छोड़कर भी जाएंगे. सो दीज आर द वॉयलेटिंग इफेक्ट्स. नाउ नेक्स्ट, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. अब सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन प्रिंसिपल समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम ये समझें कि सेंट्रलाइजेशन क्या है और डिसेंट्रलाइजेशन क्या है. देखिए, सेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर्स हैं, जो अथॉरिटीज़ हैं, वो किसी एक के हाथ में होना, है ना. और डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कि प्रॉपर अथॉरिटीज़ पावर्स हर एक पार्ट पे जितने एम्प्लॉय जो मैनेजर्स हैं उनको भी मिलना, जो सबॉर्डिनेट्स हैं उनको भी मिलना, मतलब पावर्स का कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन होना. और सेंट्रलाइजेशन में डिस्ट्रीब्यूशन ना होना पावर्स का, एक ही जगह सेंट्रलाइज्ड होना पावर. नाउ लेट्स लर्न ये प्रिंसिपल क्या बोलता है कि यहाँ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों ही ज़रूरी है. अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द सुपीरियर शुड अडॉप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन. मतलब पूरा सेंट्रलाइजेशन नहीं करना है उसे कि पूरा ही पावर अपने हाथ में ले लिया मैनेजर ने या ऊपर जो हेड हैं उन्होंने. उन्हें कुछ पार्ट पे उसे प्रॉपर वे में जो ज़रूरत है सबॉर्डिनेट्स को पावर देने की वो देना चाहिए. एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन. So now understand with the example. For example, the decision in respect of determining the objectives and policies, expansion of business, etc. should remain in the hands of the superiors. अच्छा, अब क्या क्या superiors के हाथों में रख लेना चाहिए? जैसे अगर कोई डिसीजन है ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को बनाना है कि क्या ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, क्या पॉलिसीज़ रहेंगी, कैसे हम बिज़नेस को एक्सपैंड कर पाएंगे, ये सब किसके हाथों में होने चाहिए? ये पावर्स सुपीरियर्स के. और ऑन द अदर हैंड, अथॉरिटी फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ग्रांटिंग लीव टू द एम्प्लॉयज़ एक्सेट्रा शुड बी डेलीकेटेड टू द सबॉर्डिनेट्स. और इस टाइप के जो हैं, परचेज करना रॉ मटेरियल, लीव ग्रांट करना, जो थोड़े से ऐसे वर्क हैं जो हम सबॉर्डिनेट्स को दे सकते हैं तो वो उन्हें दे देना चाहिए. तो इस तरह से सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए. कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है और सेंट्रलाइजेशन भी कम्प्लीटली रॉन्ग है. तो दोनों का कहीं ना कहीं बैलेंस्ड होना ज़रूरी है. नाउ क्या पॉजिटिव इफेक्ट होंगे इसके, इस प्रिंसिपल के? डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर्स. अब सुपीरियर्स अगर अपना थोड़ा सा पावर नीचे सबॉर्डिनेट्स को देंगे तो उनका लोड ऑब्वियस सी बात है कम होगा. क्विक डिसीजंस होंगे, बेटर डिसीजंस होंगे, क्योंकि सब मिलके जब काम करेंगे, है ना, मिलके डिसीजंस लेंगे तो बेटर डिसीजंस आएंगे. इंक्रीज इन द इंकरेजमेंट टू द सबॉर्डिनेट्स. और अगर आप सबॉर्डिनेट्स को पावर देते हो, अथॉरिटी देते हो, तो वो भी इंकरेज होते हैं. सो दीज आर द पॉजिटिव इफेक्ट. नाउ वायलेटिंग इफेक्ट क्या है अगर हम इस प्रिंसिपल को वायलेट करते हैं? तो अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर्स इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इन द केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. अगर हम कंप्लीटली सेंट्रलाइजेशन कर दें या कंप्लीटली डिसेंट्रलाइजेशन कर दें, तो अगर सेंट्रलाइजेशन करते हैं कंप्लीटली तो सुपीरियर का लोड बढ़ेगा, है ना, जो सुपीरियर्स हैं. और डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं तो सबॉर्डिनेट्स का. तो दोनों में बैलेंस ज़रूरी है. इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजंस बाय द सुपीरियर इन केस ऑफ कंप्लीट. अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन है, पूरा पावर ले रखा है, तो कहीं ना कहीं इम्पेशेंटली रॉन्ग डिसीजंस हो जाएंगे सुपीरियर से, है ना. और वीक डिसीजंस बाय द सबॉर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंप्लीट. अगर डिसेंट्रलाइज कर रखा है कि बहुत ज़्यादा पावर्स दे रखी हैं नीचे सबॉर्डिनेट्स को,
तो भी वीक डिसीजंस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन एक बैलेंस वे में होना चाहिए, इफेक्टिव वे में होना चाहिए। और डिक्लाइन इन द इनकरेजमेंट टू सबॉर्डिनेट्स इन केस ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन। अगर कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन हो गया जो, तो सबॉर्डिनेट्स क्या होंगे, उनके हाथ में कुछ है ही नहीं ना, पूरा सुपीरियर्स के हाथ में। सेंट्रलाइज यानी क्या, पूरी पावर ऊपर वालों के हाथ में, सुपीरियर्स के नीचे को कुछ दे ही नहीं रखा है, तो वो इंकरेज ही कैसे होंगे, है ना। सो दीज आर द वायलेटिंग इफेक्ट।